then by default every ore is mineral, but every mineral need not to be an ore. Then what is an ore? It is the compound or substance from which profitable amount of metal can be extracted. What does it mean? कि अगर मेरे पास दो अलग अलग कंपाउंड है, एक है FeO, दूसरे में है Fe2O3. अगर मैं इसमें कहूं तो Fe का एटॉमिक मास इज 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16, तो 56 प्लस 16 अगर हम लोग देखेंगे तो 72. Fe2O3 112 plus O3 48, so that brings 160. तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो परसेंट बाय मास Fe का जिसमें ज्यादा होगा वही कंपाउंड हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा कि जिससे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉ आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अभी एक्चुअली प्रैक्टिस में ये दोनों हम लोग यूज करते हैं, but more prominently this is used, Fe2O3, which is known as hematite. मैग्नेटाइट अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4. जैसे जैसे Fe का परसेंट बाय मास बढ़ते जाएगा उतना ही वो कंपाउंड मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए और ज्यादा से ज्यादा सूटेबल बनते जाएगा. तो FeO ये क्या है? ये मिनरल है. Fe2O3 भी मिनरल है, Fe3O4 भी मिनरल है, बट एवरी मिनरल नीड नॉट टू बी एन ओर. तो ये दो जो है ये Fe के ओर्स है, बट नॉट FeO. ठीक है. देन अब कोई भी मेटल दो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाएगा. कौन से दो फॉर्म्स? वन इज नेटिव फॉर्म और फ्री फॉर्म. द बेस्ट एग्जांपल इज सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. या दूसरा फॉर्म होता है कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म का मतलब लेट्स से जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, TiCl3, NaCl या फिर Fe2O3. इन सब में क्या है देखो, जिंक, टाइटेनियम, सोडियम, कॉपर, फेरस, ये हमारे मेटल्स हैं. लेकिन ये मेटल्स कभी क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकते हैं, कभी सल्फेट ग्रुप के साथ, कभी ऑक्सीजन के साथ, तो कभी नाइट्रेट, कभी फॉस्फेट, कभी नाइट्राइड, कभी फॉस्फाइड. जितने अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन होते जाएंगे हम उसे क्या बोलेंगे? मेटल इज प्रेजेंट विथ कंबाइंड फॉर्म. अगर वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है देन इट इज इन नेटिव फॉर्म. हमें मेटल एक्सट्रैक्शन मेनली कहां से करना होता है? कंबाइंड फॉर्म से करना होता है. फर्दर मेटलर्जी में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसमें पहला है गेंज पार्टिकल. व्हाट आर गेंज पार्टिकल? These are impurities with ores. ये impurity कुछ भी हो सकती है और सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड impurity जो होती है it is SiO2 which is known as silica. क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका होना चाहिए? सिलिका का. देन गेंज होने के बाद वी आर हैविंग टर्म slag. व्हाट इज slag? Slag is the waste product formed in metallurgical process. ये होती है slag. ये मेटालर्जी का एक बेसिक पिक्चर होता है. ये टर्मिनोलॉजी है इन फर्स्ट स्लाइड. कॉपी.
जरा मिनट बस। Done, sir. Done. Okay. Now the next one is, अभी पूरे मेटलर्जी में हमें 4 मेजर मेटल्स की मेटलर्जी सीखनी है, लेकिन उससे पहले ये जो चैप्टर है उस पर बेस्ड कभी कोई केमिकल रिएक्शन पूछी नहीं जाएगी। तुम्हें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से आना सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता है। कैसे? तो अभी सबसे पहले सीखेंगे स्टेप्स इन मेटलर्जी। स्टेप्स इन मेटलर्जी में नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन ऑफ ओर। और इस स्टेप का पर्पस क्या होता है? तो इस स्टेप का पर्पस है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी अलग अलग मेथड से किया जाता है। सबसे पहले बाय ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड में हमारे पास दो मेथड्स होती है, या तो विल्फलेटेबल मेथड या फिर हमारे पास होता है हाइड्रोलिक क्लासिफायर। देन सेकेंड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस कौन से ओर के लिए यूज करेंगे? तो ओनली फॉर मैग्नेटिक ओर्स। जैसे कि जिसका एग्जांपल होगा Fe3O4, जिसका नाम है मैग्नेटाइट, या फिर SnO2 विच इज नोन एज कैसेटराइट, इनका ऑक्साइड। देन थर्ड जो मेथड है इट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन में सबसे पहले यूज ऑफ वाटर प्लस फाइन ऑयल का मिक्सचर, देन मेनली यूज फॉर concentration of sulfide ores such as PbS, जिसका मतलब है गलेना, ZnS, जिसका मतलब है जिंक ब्लेंड, देन HgS, जिसका मतलब है सिन्नाबार, या फिर Cu2S, जिसका मतलब है कॉपर ग्लांस। तो सारे के सारे मेटल सल्फाइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन ये मेथड यूज होती है। और सबसे लास्ट में जो है दैट इज डी, विच इज नोन एज लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनसोल्यूबल मटेरियल इनटू सोल्यूबल वन, जिसका एग्जांपल है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, ये वाला। अब लीचिंग ऑफ एल्यूमिना कैसे किया जाता है? बाय हॉल्स प्रोसेस, यूज्ड Na2CO3, या फिर बाय बेयर्स प्रोसेस, यूज NaOH।
अब तुम्हें ये जितनी सारी मेथड हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर ली है, तुम्हें इस पर बेस्ड 100% फैक्चुअल या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पहले ही बोला। इसका मतलब क्या है, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। शायद से उसमें Fe3O4 ना हो, हमारे टेक्स्ट बुक में Fe3O4 दिया हुआ है, लेकिन उसमें SnO2 हो सकता है, या फिर उसमें कोई भी मैग्नेटिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो तुम्हें पता भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें Fe3O4 में या Fe2O3 में वो मैग्नेटिक है, फेरो फ्लूइड है, ये हमें पता होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वजह से, या फिर तुम्हें 4 ये दिए जाएंगे, लेट्स से HgSO4, PbS, ZnSO4 एंड CuS, इनमें से कौन से फ्रॉथ फ्लोटेशन से यूज किए जाएंगे। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, बोथ C एंड D। तो सल्फेट कभी यूज नहीं होता, सिर्फ मेटल सल्फाइड ही यूज होंगे, हेंस वी हैव मेंशन देम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स में। तो इस तरीके से ये पहली जो स्टेप है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर विच इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, ये इसके 4 सेपरेट प्रोसेस। टॉपिक डन। Yes. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो है, एक बार हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मतलब क्या है, देखो हमें जो एक्चुअली ओर मिलता है ना, रॉ मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल में हमें क्या मिलेगा, ओर प्लस गेन, मतलब इम्प्योरिटीज। तो जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की स्टेप खत्म कर देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ ओर हमें मिल जाएगा, बराबर, देर विल बी एलिमिनेशन ऑफ गेन। तो हमारे पास जो और बचा हुआ है, ये कौन कौन सा और हो सकता है, इट कुड बी ऑक्साइड, या सल्फाइड, या सल्फेट, या फिर कार्बोनेट,
कुछ भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, बराबर। तो अब सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब ओर खुद ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ये स्टेप जरूरी नहीं होता। सल्फाइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्राइड है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, फॉस्फाइड है, इन सभी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। जिसके लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। फर्स्ट वन इज रोस्टिंग एंड सेकेंड वन इज कैल्सिनेशन। अब इनकी भी कुछ स्पेशलिटीज है। इट ऑकर्स इन excess supply of air, and this occurs in absence or limited supply of air. Further, this is used to convert sulfides to oxides, and this is used for carbonates to oxide, जिसका एग्जाम्पल होगा ZnS plus O2 giving ZnO plus SO2। तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन, और ये होगा CaCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीट गिविंग CaO plus CO2, सल्फाइड टू ऑक्साइड, कार्बोनेट टू ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप, ओके। Let me know once finished. Done. Ishan, Done, sir. done beta, done. Okay. After this, we are having third step of metallurgy. Third step of metallurgy is reduction of oxides. Step 3. Now we know chemically reduction is what? Removal of oxygen. बराबर। तो रिडक्शन के लिए भी हमारे पास बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस अवेलेबल है, लेकिन जब भी हम किसी कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स में हमें एक डायग्राम डिस्कशन के लिए आता है, और वो है एलिंघम डायग्राम।
What is that Ellingham diagram? It is a plot of delta G naught versus temperature in Kelvin, जो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए दिया जाता है। सबसे पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है C प्लस O2 गिविंग CO2 के लिए। दूसरा कुछ लीनियर प्लॉट्स, देन उसी में लाइंस विथ शार्प स्लोप, एंड देयर इज वन डिक्लाइनिंग लाइन। ये जो डिक्लाइनिंग लाइन है इट इज फॉर 2C प्लस O2 गिविंग 2CO, और ये जो प्लॉट्स है 4Al प्लस 3O2 गिविंग 2Al2O3, या फिर दिस इज Zn plus O2 giving ZnO, 2Zn plus O2 giving 2Zn। अब ये हमें क्या बता रहा है प्लॉट? सबसे पहले तो CO2 के बारे में पहले देखते हैं। CO2 के लिए डेल्टा G नॉट की वैल्यू विथ टेम्परेचर सरप्राइजिंगली रिमेनिंग कांस्टेंट। ना तो उसमें कोई इंक्लिनेशन है ना तो कोई डेक्लिनेशन है, जिसका मतलब क्या हुआ? Standard free energy change for CO2 over the temperature remains constant। तो हम CO2 को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है। हमें स्ट्रांगली अगर किसी दूसरे को या ऑक्साइड को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना हो तो हमें ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड चाहिए जो ऑक्सीजन को रैपिडली ग्रैब करे। Not only it should grab, but it should be more stable at high temperature too. Why? Because already metals are having higher melting point. Their oxides will be having still same or still more higher melting point. तो हम जो भी reducing agent यूज करेंगे that should also be thermodynamically stable at higher temperature, बराबर। तो ये दो मेटल ऑक्साइड जो है एल्यूमिना एंड जिंक ऑक्साइड, ये क्या बता रहे देखो। एल्यूमिना के लिए पहले देखते हैं। एल्यूमिना के लिए डेल्टा G नॉट की वैल्यू विद द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। थर्मोडायनामिक्स का कॉन्टेक्स्ट अगर याद है तो डेल्टा G या डेल्टा G नॉट जितनी ज्यादा नेगेटिव होते जाएगी उतनी ही प्रोसेस मोर एंड मोर स्पॉन्टेनियस होते जाती है, बराबर। एंड एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्व्स मोस्ट और मोर स्टेबल प्रोडक्ट, बराबर। तो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट मोर नेगेटिव, it leads to more spontaneous process, and for any spontaneous process product is more stable than reactants, ठीक है। तो अब Al2O3 ये प्रोडक्ट बना, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म होते वक्त डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बढ़ते गई, जो उससे जो लिखा है हम लोगों ने उसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो एल्यूमिना की हो या जिंक ऑक्साइड की हो, एट हायर टेम्परेचर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, मतलब स्टेबिलिटी कम होते आएगी। दैट इज द रीजन वाई ऑल ऑक्साइड्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी जिंक ऑक्साइड के लिए हमें ये एक शार्प टर्निंग मिला है। ये शार्प चेंज क्या बता रहा है? तो फर्स्ट फेज में स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू दिस पॉइंट जिंक ऑक्साइड, लेट अस अज्यूम इट इज इन सॉलिड स्टेट, लेकिन ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आया जहां पे जिंक ऑक्साइड सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो ये जो ऐसे चेंजेस होंगे दोज आर रिप्रेजेंटिंग क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड। और लास्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डेल्टा यूनिट की वैल्यू देखो कम होते जा रही है, मतलब मोर नेगेटिव होना तो मोर स्पॉन्टेनियसली कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म भी होते जाएगा, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल।
That is the reason why we conclude that CO is more suitable reducing agent at high temperature or at moderately high temperature, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे उसका भी डिकम्पोजिशन अगर हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं. इफ कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई कांट वी यूज कार्बन? तो वो हाई टेम्परेचर पे जाकर एक और रिएक्शन बताता है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर it combines with metal to form metal carbide, जो होते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, metal carbides. And what is the specialty? Metal carbides can't be easily decomposed once formed. इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. चलो ये पहले कॉपी कर लो रिडक्शन के लिए, इसके बाद इसके मेथड्स देखने हैं. ये हो गया. ईशान डन. नेक्स्ट इज, अब रिडक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स है पहले वो देख लेते हैं. अभी रिडक्शन के लिए जो मेथड्स है उसमें से पहली है लिक्वेशन, जिसमें हार्थ फर्नेस यूज किया जाता है. दिस इज मेनली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट मेटल्स. देन रिडक्शन में दूसरा होने वाला पोलिंग. इसमें मोल्टन मेटल ऑक्साइड स्टर्ड विथ ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड. तो इससे होता क्या है देखो, ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड में होता है मीथेन, बराबर. जब हम लोग मोल्टन मेटल ऑक्साइड को जो हाई टेम्परेचर पे होगा उसे जब ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड से स्टर करेंगे तो वुड में होने वाला मीथेन रिलीज होते जाएगा. हाई टेम्परेचर पे है तो मीथेन में से कार्बन हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे, या फिर मीथेन कैन ऑल्सो एक्ट एज
good reducing agent. Methane released is good reducing agent. इसके लिए examples Cu and tin के metals. Then third is electrolysis. और electrolysis के लिए सबसे important characteristic that highly electropositive metals are extracted by this method. अब इसमें कौन कौन से आए जाएंगे? As we know, you must be knowing Hall's and Herold's process. Example, Hall's and Herold's process जो होती है for reduction of alumina, that is Al2O3, which uses graphite electrodes और उसके जो प्रोडक्ट है aluminium at cathode, that is negative electrode, and liberation of O2 gas at anode at positive electrode. ये हो गए रिडक्शन के 3 मेथड्स. सेम फाइव बुक, सेम फाइव बुक, सेम फाइव बुक. ओके, बस बस सेम फाइव बुक, सेम फाइव. चार दिवस मम्मीकडे जायचं. तुला तुमच्या गावी गेला आणि म्हणजे मम्मी कशी बरी आहे आणि तिला थोडं म्हणजे असं मला त्या दिवशी चक्कर होत होतं. कसं होतं म्हणजे तुम्ही बोलत असं अरे थांब Done. Okay. Done, sir. The next is इस मेटलर्जी में जो नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं या पोलिंग में क्या करते हैं या लिक्वेशन में क्या करते हैं, तो हम रॉ मेटल
हम लोग ऑब्टेन करते हैं। लेकिन रॉ मेटल पे कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाकर वो मेटल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो जाएगा, एंड दैट स्टेप इज नोन एज प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। बराबर। तो रिफाइनिंग के लिए भी हमारे पास जो स्टेप 4 होती है, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन, जिसमें सबसे पहली जो है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को हम और एक नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज जोन रिफाइनिंग, यूजेस इंडक्शन फर्नेस। अब होता क्या है, तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ये एक ऐसा इंडक्शन फर्नेस है और यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इंडक्शन फर्नेस। ये यहां से और यहां से हीट सप्लाई दे सकते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। और अब ये है मेरा मेटल रॉड जिसे मुझे प्यूरिफाई करना है। ठीक है। तो मेटल रॉड में एक पार्ट इंडक्शन फर्नेस के नीचे पकड़ूंगा, तो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट पहले मेल्ट होगा। बराबर। तो ऑब्वियस है इंप्यूरिटीज भी मेल्ट होगी, लेकिन इंप्यूरिटीज आर लाइटर देन मेटल। मतलब गेंज पार्टिकल्स आर लाइटर देन मेटल, तो जो लाइटर है वो अपर लेयर में जाएगा। जिसका मतलब है अगर हमारे पास एक मेटल रॉड है और यहां पे अभी मैंने वो इंडक्शन फर्नेस पकड़ के रखा है, तो इतने से पार्ट में कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सारा गेंज पार्टिकल का लेयर, एंड दिस मच विल बी आवर molten metal, and this will be our gauge particles। तो हम क्या करेंगे, मेटल रॉड को और आगे शिफ्ट करेंगे। तो ये जो इंडक्शन फर्नेस है वो अब कुछ आगे और आगे चली जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस मोल्टन लेयर था वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑलरेडी सॉलिडिफाइड, सेकेंड जोन ऑलरेडी सॉलिडिफाइड, लेकिन वो जो गेंज पार्टिकल्स थे, ठीक है, impurities are having stronger affinity towards molten region. So I will write over here gains having strong affinity to molten region। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो गेंज पार्टिकल का लेयर है ना, वो फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एंड अप टू एंड ऑफ द मेटल रॉड टू बी रिफाइंड, वहां तक चला जाएगा। बराबर। लेकिन जब ये लास्ट वाले जोन पे हम लोग रहेंगे तो इंप्यूरिटीज को हम निकाल देंगे, तो बचा हुआ पूरा रॉड हाईली रिफाइंड होगा। बराबर। इसलिए इसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहा जाता है। हमने पूरा रॉड एक साथ रिफाइन नहीं किया, कैसे किया, फ्रैक्शंस में किया, या फिर कैसे किया, जोन वाइज किया। इसके लिए इसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या जोन रिफाइनिंग बोला जाता है। लेकिन बाय दिस मेथड 99.999% प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड। इस वजह से इसी मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन भी इसे बोला जाता है। और जिसका एग्जाम्पल है स्कैंडियम, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। सिलिकॉन वैसे तो नॉन मेटल है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम आर मेटल्स। और ये 99.999% प्योरिटी से क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं, क्योंकि दीज आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, जिसके लिए दिस इज first method for refining, that is zone refining। चल जाओ।
कौन बोल तुम्ही जाऊन त्या ठिकाणी चल. डन. Done, sir. ओके. इसके बाद रिफाइनिंग में है वेपर फेज रिफाइनिंग. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के बाद वेपर फेज रिफाइनिंग. अब इसमें हमारे लिए दो मेटल्स के एग्जाम्पल्स है, लेकिन रिएजेंट जो है वो फिक्स रहेगा. कैसे? तो वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे पहली जो है मॉन्ड्स प्रोसेस, और जो दूसरी प्रोसेस है इट इज वैन आर्कल मेथड. तो मॉन्ड्स प्रोसेस के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड रिएजेंट फिक्स्ड है, और वैन आर्कल मेथड के लिए आयोडीन ये फिक्स्ड है. तो जैसे कि निकल +4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल गिविंग अस coordinate complex of NiCO4, and in second stage NiCO4 complex being highly volatile, we strongly heat it to decompose Ni+4CO again. अभी तुम लोग ये सोचोगे कि इस रिएक्शन में डिफरेंस क्या है तो बस रिवर्सिबल. सेकंड स्टेज में सिर्फ एक हमने हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड की. तो डिफरेंस इज यहाँ पर जो इनिशियल रिएक्टेंट निकल यूज किया जाता है दिस इज impure nickel. कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन गैस ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और बीइंग अ गैस वो बाकी सारी ट्रेसेस ऑफ इंप्योरिटीज को भी अपने साथ लेकर चला जाता है. हेंस दिस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स डीकंपोजेस टू गिव दिस टाइम प्योर निकल. सिमिलरली वैन आर्केल मेथड जो है zirconium reacting with iodine, obviously gas, to form ZrI4, which is once again volatile complex,
and this volatile complex on heat gives us Zr plus 2I2 again, but this time pure zirconium, and here we have started the process with use of impure one. These two are vapor phase refining process. Copy. Done, sir. Done? Okay. चलो, अभी नेक्स्ट में हमें हम लोग अभी इंडिविजुअल मेटल एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। हमें 4 अलग अलग मेटल्स की केमिस्ट्री है, विच इज chemistry of Fe, chemistry of copper, chemistry of zinc and chemistry of aluminium। इसमें से अभी आज के लेक्चर में शायद से अपनी एल्यूमिनियम और आयरन की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो केमिस्ट्री ऑफ एल्यूमिनियम पहले हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम के ओर्स जो है ना वो कौन कौन से होते हैं? एज वी नो, बॉक्साइट या फिर सॉरी क्रायोलाइट या फिर डायस्पोर या फिर कोरेंडम। ये 4 ओर्स होते हैं एल्यूमिनियम के। बॉक्साइट इसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट के लिए फॉर्मूला है Na3AlF6, जो हम कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं 3NaF एंड डॉट AlF3, इस तरीके से भी दे सकते हैं। So basically Na3AlF6 is your double salt। डायस्पोर का जो फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O एंड कोरोंडम इज Al2O3। ये इन चारों के फॉर्मूले। इसमें से बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट जो है वो बेसिकली ओर्स है, और ये चारों अगर हम लोग देखेंगे तो वो मिनरल्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारी पहले डेफिनेशन थी, बराबर। इसमें से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किया जाता है बाय लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे? तो बेयर्स प्रोसेस जो है, बेयर्स प्रोसेस में बॉक्साइट is treated with NaOH to give
NaAlO2 प्लस H2O। इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सॉल्ट है जिसकी वजह से ये होगा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। और ये NaAlO2 देन फर्दर हाइड्रोलाइज विथ AlOH thrice प्लस NaOH इज रीजनरेटेड। ये मैंने स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन नहीं लिखा है बच्चों, तुम्हें भी स्टोइशियोमेट्रिक कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें बस बॉक्साइट का कन्वर्जन, बॉक्साइट कैसा है तो बॉक्साइट वाटर इनसोल्यूबल है। लीचिंग में करते क्या है हम लोग, इफ यू रिमेंबर, इनसोल्यूबल मटेरियल को सोल्यूबल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि Al2O3 के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जो क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व है पहले उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो कैसे हो जाएगा, बाय रिएक्टिंग विथ अल्कली, सॉल्ट बनने पर। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिला। सेकेंड में हम लोग करते हैं बाय हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है, सेम ओवर बॉक्साइट जो है इट रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट टू गिव अस अगेन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सेम सॉल्ट फॉर्म होगा, प्लस CO2 गैस ये रिलीज होता है, and H2O, which further reacts with each other to give AlOH thrice plus Na2CO3, ये फिर से रिलीज होता है। दोनों में भी कॉमन प्रोडक्ट क्या मिला देखो बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे हम स्ट्रांगली हीट करने पर हमें मिल जाता है प्योर एल्यूमिना प्लस H2O। ये हम ऑब्टेन करते हैं मेटल ऑक्साइड। इफ यू रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब था इंप्योरिटीज का रिमूवल, जो और हमारे पास बचेगा उसका कन्वर्जन करते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड में, तो हमें यहां पर मेटल ऑक्साइड मिल गए। उसके बाद हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। कैसे, इफ यू रिमेंबर, हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस, बराबर। तो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज Na3AlF6। देन एडेड मटेरियल क्या होता है उसमें, तो इट इज CaF2 विच इज नोन एज फ्लूअरस्पार। और ये क्यों ऐड किया जाता है, टू लोअर डाउन melting point of alumina from 1800 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस, ये करने के लिए, ठीक है। तो क्रायोलाइट CaF2 एंड इसमें ऐड किया क्या जाता है प्लस एल्यूमिना, इसका तो हमें रिडक्शन करना है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में लिखा था, इफ यू रिमेंबर, यहां पर देख लेते हैं, एट कैथोड positive electrode we get aluminium solid, and at anode negative electrode we get oxygen gas। ये हो गई एल्यूमिनियम की केमिस्ट्री।
डन, ओके। डन सर। अब इसमें ब्लास्ट फर्नेस वाला एक प्रोसेस है अभी, केमिस्ट्री ऑफ एफई के लिए, ठीक है। जोली दो तू, बस ना, किती वेळ झाला आज? मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलंय माझं काम लेटच संपणार आहे, तुम्ही कशाला वेळ करताय? चलो देन केमिस्ट्री ऑफ एफई। अब इसके लिए हमारे पास जो ओर्स है, सबसे पहला मैग्नेटाइट, देन देयर इज हेमाटाइट, then there is siderite, then there is magnetite, hematite, siderite, iron pyrite, which is FeS2। अब इसमें से मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट जो है ये हम यूज करते हैं मेनी ऑफ अ टाइम। हेमेटाइट का फॉर्मूला सिर्फ Fe2O3 भी दिया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन जो है आयन ओर का, इट इज बाय वॉशिंग प्रोसेस। अब वॉशिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, सॉरी मतलब क्या होता है, इट इज विल्फ्लेटेबल मेथड से किया जाता है। तो विल्फ्लेटेबल क्या होता है, छोटे से डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। एक वुडन टेबल जिस पर कुछ वुडन प्लेट्स बनी हुई होती है, हम एक एंड से वाटर का स्ट्रॉन्ग करंट इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी एंड से और पाउडर्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब पाउडर्ड फॉर्म में मतलब उसमें एक्चुअल ओर भी है और इंप्यूरिटीज भी है। जैसे जैसे ये वाटर करंट एक प्लेट से होकर दूसरे प्लेट के ऊपर से होते हुए चला जाएगा, बिटवीन द टू प्लेट्स यहां पर और पार्टिकल सेटल होंगे और सबसे एंड में इंप्यूरिटीज बीइंग लाइटर, तो लाइटर गेंज पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड एट अनदर एंड। This is how Fe2O3 Fe2O3 particles are concentrated. So this is used for hematite. But if you are having magnetite, जैसे हम लोगों ने लिख लिया है, for magnetite magnetic separation process is used, जिसमें दो रोलर्स एक है नॉन मैग्नेटिक और दूसरा है मैग्नेटिक रोलर पार्टिकल, जैसे हमारे फ्लोर मिल में होता है, बराबर। एंड दिस इज आवर लेदर बेल्ट। अब यहां से हम पाउडर्ड ओर इंट्रोड्यूस करेंगे जो बेल्ट के साथ साथ रोल ऑन होते रहेगा, लेकिन
मैग्नेटिक रोलर क्या करेगा, उसमें से मैग्नेटिक ओर पार्टिकल्स को, दीज आर मैग्नेटिक ओर पार्टिकल्स का एक सेपरेट हीप मैग्नेटिक रोलर के पास जम जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज है दे विल बी थ्रोन अवे एट सम डिस्टेंस। तो ये सारी जो है दीज आर ऑल अवर गेंज पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक। ये हो गया Fe के ओर का कॉन्सेंट्रेशन, या तो हेमेटाइट का या फिर मैग्नेटाइट का। एक बार ये मिल गया, इसके बाद रोस्टिंग से हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। रोस्टिंग, अब रोस्टिंग किसका करेंगे, तो आयन पाइराइट का। क्यों, क्योंकि हमने रोस्टिंग में लिखा है इट इज अ प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट मेटल सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड। तो ये है अपना मेटल सल्फाइड, आयन पाइराइट। तो FeS2 प्लस O2 गिविंग Fe2O3 प्लस SO2। स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन जो है वो बाद में कर लेंगे। ये कन्वर्जन रोस्टिंग का होता है। बाकी इन दोनों में जो मिला है वो डायरेक्टली ऑक्साइड ही है। हाँ? अब रोस्टिंग के बाद रिडक्शन जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री ऑफ Fe, रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, इसमें होता है वो। अब ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, तो इट्स अ लॉन्ग टॉवर टाइप स्ट्रक्चर जो स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ होता है, समथिंग लाइक दिस। यहां पर एक कप एंड कोन की अरेंजमेंट होती है, और यहां से हम ऐड करते हैं चार्ज। ये चार्ज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कोक। तो चार्ज इन ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तीन कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन एंड कोक। इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, और ये जोन कैसे होते हैं, तो सबसे यहाँ से हॉट एयर ना, ओके, थोड़ा सा डाउन में बताते हैं हॉट एयर। इट्से यहाँ पे हमने हॉट एयर पास करते हैं यहाँ से। तो हॉट एयर का टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस, देन देयर इज जोन ऑफ 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस, then there is zone of 1800 degree Celsius, and then there is zone of 21 या 2100 to 2200 डिग्री सेल्सियस। ये चार टेम्परेचर जोन्स होते हैं। फाइनली यहाँ पे ये वाला जो है दिस इज मोल्टन Fe, ये कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें जो चार जोन्स है वो चार जोन के नाम भी है। वो जोन कौन से है, जोन ऑफ, सबसे पहला जो है कंबशन, then there is zone of reduction, then there is zone of fusion, and then at last is zone of slag formation। अब इन सभी जोन में एक स्पेसिफिक रिएक्शंस भी होती है। जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, तो 2C प्लस O2 गिविंग 2CO, अपना रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है। ये कार्बन का मतलब कहां से आया, कोक वी हैव यूज्ड। हॉट एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होगा, जो ओर है अपना, इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव Fe प्लस CO2। तो Fe2O3 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू Fe। जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, तो CaCO3 ऑन हीट
gives us CaO plus CO2। और स्लैग फॉर्मेशन वेस्ट कैसे बनती है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है reacting with SiO2 impurity to form CaSiO3। This is our slag formed in blast furnace। ठीक है, अब ये ना तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ स्लैग इन ब्लास्ट फर्नेस? तो दैट इज कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। ये अपना स्लैग होता है। दिस इज ओवरऑल केमिस्ट्री ऑफ Fe। चलो डन। Done, sir. ओके, इट्स 11:05। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ दो ही मेटल्स का बचा है, एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद एस ब्लॉक टुमारो। अच्छा, और कल के लेक्चर में ना बच्चों, वी विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो हम लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे एक साथ, विच इंक्लूड्स ऑलमोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर ओवरऑल केमिस्ट्री के। तो कल जितना पॉसिबल हो सके केमिस्ट्री का रिवीजन करके रखो, चलेगा ना? ठीक है सर। अच्छा अच्छा, एंड वन मोर थिंग, वो जो मटेरियल जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, तीर्थ एंड ईशान, वो मतलब पढ़ रहे हो? इज इट बेनिफिशियल? उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है? हाँ सर। हाँ, आई नो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, वी विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट तीर्थ तेरे पास अच्छा खासा एडवांटेज है टाइम का, लेकिन ईशान कुछ दो तीन दिनों के लिए एक्स्ट्रा पुश करना है, बाय हुक और क्रुक। यस सर। हाँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चाहे तो 1 घंटा कम सो कुछ दिनों के लिए, इवन तीर्थ दिस इज एप्लीकेबल फॉर यू एज वेल। जो हमारा किसी रीजन की वजह से, अनफॉर्चून की वजह से जेई में जो छूट गया, वो कॉम्पेंसेट सीईटी में और बिट्स में हमें करना है, कुछ भी करके। हम्म? चल, यस सर। ठीक है।